हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्या है क्लास 10th की मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में अगर देखा जाए तो रियल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है, इफ x इज ए क्या है रियल नंबर देन x स्क्वायर शुड भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होनी चाहिए। और अगर आप पिछले क्लास में देखिए तो इसी से संबंधित दो नंबर पढ़े थे आपने, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आपको सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। और अगर हम रिवीजन के तौर पे अगर देखें कि रेशनल नंबर क्या है, उसका सेट किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और देखा जाए तो कैसे लिखते हैं, अगर किसी भी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे q क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और पी क्यू सर्टेनली क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, तो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। इरेशनल क्या होती है, जिसको कि हम p अपॉन q के फॉर्म में न लिख पाए, वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। जिसके जैसा कि आप क्या है कंट्राडिक्शन मेथड में अंडर रूट 2 का क्या है प्रूव भी करते हैं कि वो क्या है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं आती है, उसमें कुछ कंट्राडिक्शन हो जाता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि अगर रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है, अगर x रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर शुड भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर इसमें मतलब दो ही है, अगर कोई नंबर क्या है रियल है तो आइदर क्या होगी, रेशनल होगी या तो इरेशनल होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं चेक करूं कि अंडर रूट -2 है और देखते हैं ये रियल नंबर की शर्त को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -2, जो कि क्या हो जाएगा भाई, अगर ये स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, आप यही समझते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, -2 आ गया, जो कि क्या है, निगेटिव नंबर है। दिस इज अ निगेटिव नंबर, तो इसलिए रूट 2 क्या हो गया, नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या है, दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपके स्कोप के बाहर है। ठीक है, कभी क्या है आप नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल बात करेंगे, कौन सी नंबर किस कैटेगरी में, उसका क्या नोटेशन है, क्या क्या आती है, होल नंबर जैसे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, हो नेचुरल नंबर, ये सब तो आप जानते ही होंगे। और अभी तक आपने क्या है रियल नंबर तक आ गए हैं, इसके आगे का जो है वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसके आगे चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आता है सबसे पहले आपको लेमा। ठीक है, तो लेमा में क्या बताया है, लेमा मतलब होता है ऐसी चीजें, इसका अगर स्टेटमेंट अपने पुस्तक में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, a lemma is a proven statement used for proving other statement। अब यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको अगर पूछूं कि ये स्टेटमेंट बताइए एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि ये स्टेटमेंट पैसिव में है, क्योंकि इज के साथ क्या है प्रूवन आ रहा है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो कि आपको ये मिसलीड करता है, ये मतलब पैसिव नहीं है हमारे हिसाब से। क्या है एक्चुअली, पहली बात तो आप ये गेस करिए, प्रूवन और प्रूव्ड में क्या अंतर है, प्रूवन और प्रूव्ड में क्या अंतर है। अगर ये अंतर समझ जाएंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए कुछ समझते हैं, अंग्रेजी का कंसेप्ट है, मैथ में मतलब क्या है, इंग्लिश ज्यादा अच्छे समझ में आती है, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रूवन जो है एज एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है। कैसा यूज किया जा रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पहले स्टेटमेंट एक नाउन है, उसके पहले की क्या है विशेषता बता रहा है, नॉट ए थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड मतलब वर्ब ये होती है, वर्ब का जो फॉर्म होता है प्रूव्ड होता है। और आप ऐसे देखिए इज और क्या, अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो क्या होता, ये बीच में आर्टिकल नहीं आता, मतलब क्या है ए प्रूवन स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव दिखा रहा है, इसलिए आपका क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ना कि पैसिव वॉइस। ठीक है, तो बाकी क्या होता है, अगर इससे देखा जाए तो प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको कि क्या है प्रूव मतलब न किया जा सके, मतलब अपने आप ही प्रूफ है। लेमा से ही तरह क्या है, और भी कुछ क्या है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी होती है, जिनको कि क्या है एक मतलब ओवरव्यू देखते हुए चलते हैं। जैसे कि क्या होता है, इसके पहले भी अगर देखा जाए तो पोस्टुलेट्स होता है,
पोस्टुलेट्स क्या होता है, इसकी हिंदी होती है अभिगृहितियां। आप इसको अगले क्लासेस में इसका नाम सुनेंगे। पियानोज की 5 पोस्टुलेट्स आप पढ़ेंगे, जो कि मतलब वो भी नंबर सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या होता है, अभिगृहितियां से नाम ही मतलब ले लिया गया है। कोई भी चीज को हम मान लें, मतलब अभिग्रहण कर लें, तो क्या है, उसको बोलेंगे पोस्टुलेट्स। और क्या होता है, ये आक्जियम्स। आक्जियम्स भी मतलब क्या होता है, मतलब जो स्वयं सिद्ध हो, ठीक है, मतलब इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मतलब। और लेमा का भी मतलब क्या होता है, प्रूवन, मतलब टू स्टेटमेंट होता है। अगर इन तीनों को देखें तो तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। इनमें मतलब लॉजिकली मतलब ये बहुत यूजफुल नहीं होते हैं। लॉजिकली क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, इस इनकी अपेक्षा, इन तीनों की अपेक्षा ज्यादा लॉजिकल होता है, और इसको प्रूव किया जा सकता है, कैन बी प्रूव्ड, इसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन प्रूव्ड करने में इसको ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। दिस कैन बी क्या है, इजिली प्रूव्ड, मतलब कह सकते हो थ्योरम की अपेक्षा ये इजिली मतलब क्या है, प्रूव किया जाता है। थ्योरम की अपेक्षा कम लॉजिकल होता है। और प्रीपोजिशन की अपेक्षा ये क्या होता है, ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट होता है, मोर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है थ्योरम, और लॉजिकल भी होता है ज्यादा, मोर इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल। कोरोली क्या होता है, प्रीपोजिशन और थ्योरम के ही क्या होते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं प्रीपोजिशन और थ्योरम मोर जनरल स्टेटमेंट होते हैं। अगर उसी में किसी चीज का जैसे क्या है, रेक्टेंगल से ही क्या है, अगर उसकी चारों साइड अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। मतलब स्क्वायर अगर देखा जाए तो सारे रेक्टेंगल में सबसे स्पेसिफिक मतलब है, सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है, स्क्वायर पे ही सुपर इम्पोज्ड है। तो वैसे ही मतलब कह सकते हैं रेक्टेंगल का स्पेशल केस ही स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से कोरोली भी होती है, प्रीपोजिशन और थ्योरम के क्या होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं। तो लेमा शब्द से क्या है, मिलते जुलते शब्द है, जो कि आपको मैक्सिमम मैथमेटिक्स में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ऐसे ही मैंने हल्के से मतलब क्या है ओवरव्यू दे दिया आपको। अब अगर आगे चले तो क्या होता है, हमें लेमा जो पढ़ना, किसका पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो ये तो लेमा का जनरल मतलब स्टेटमेंट हो गया, कोई भी लेमा मतलब इस तरह से होता है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, आप डिवीजन लेमा को भी पहले से ही जानते हैं। आप छोटी क्लासेस में जो डिवाइड प्रोसेस करते थे या डिवाइड करते हो, ठीक है, वो ही मतलब क्या है, वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही निकल के आया। लेकिन आपको क्या है, पता नहीं है, वो डिवीजन जो ऑपरेशन है ये है। और ये डिवीजन लेमा क्या बताता है यूक्लिड का, डिवीजन लेमा ये बताता है कि अगर कोई नंबर क्या है, दो नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और ए बी से बड़ा है, तो ए और बी को क्या है, ए को बी के टर्म में यूनिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद गिवन क्या है, कंडीशन ये, ठीक है। अब इसको आगे से पूरा सा स्टेटमेंट देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो फॉर एनी क्या है, टू गिवन इंटीजर ए एंड बी सच दैट, दोनों कैसी हैं आपके सिलेबस में, ए भी ग्रेटर देन और मतलब, और ए भी 0 है, और क्या है, बी भी ग्रेटर देन 0 है। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो दोनों ही 0 से बड़े होंगे, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स क्या है, पी, यूनिक नंबर्स क्या होंगे, क्यू एंड आर, सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर क्या है, आर जो होगा, आर पे ये कंडीशन है, आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और क्या होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपके मतलब क्लास में क्या ऐसा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में देखेंगे तो यही स्टेटमेंट क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और लेस देन मॉड बी के बराबर होता है। तो ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे। और यहाँ पे ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स, ए एंड बी आर एनी इंटीजर। लेकिन क्लास 10th में क्या है, ए और बी क्या है, आपको पॉजिटिव इंटीजर के साथ पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस यही है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। और ये स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब ये बताता है कि ए को क्या है, बी के टर्म में लिखा गया है, और इस कंडीशन के टर्म में ये रिप्रेजेंटेशन जो है ए का बी के टर्म में क्या है, यूनिक है, मतलब अंडर दिस कंडीशन। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, सोचते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, दैट इज डिवीजन लेमा, लेकिन इसके साथ ये अधूरा है, ये दोनों ही कंडीशंस हैं। ए को ये बी के टर्म में लिख रहे हो, अंडर यूनिकली अंडर दिस कंडीशन व्हेन ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अब क्या है, अच्छा एक चीज यहाँ पे बताइए, इस स्टेटमेंट को मैंने अगर देखें तो फिर से देखिए, एक अंग्रेजी का मतलब यहाँ पे बढ़िया स्टेटमेंट दिया है
कि अच्छे बताइए ये यूनिक जो इंटीजर्स हैं मतलब क्यू और आर दोनों हैं कि क्यू भर है, आर मतलब यूनिक नहीं है इसमें से। तो अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स दिया है, तो इसका मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों ही यूनिक होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे उसी पे बेस्ड एक सवाल है, इस लेमा पे बेस्ड क्या सवाल है, ठीक है, बहुत छोटा सा बात होता है। तो अब ये आप अच्छा एक चीज और देखिए, इस लेमा का क्या है, जो हम बताए थे ना, ये जो हम पिछले छोटे क्लासेस में भाग पढ़ रखे हैं उसी के एकदम समतुल्य होता है। तो जैसे अगर हम भाग को रिवाइज करें, इस सवाल को लगाने के पहले थोड़ा सा देखिए क्या उसी पे बेस्ड है, कि जब हम भाग करते थे किसी नंबर को, तो जिससे क्या भाग देते थे उसको क्या बोलते थे, डिवाइजर बोलते थे, और जिसमें भाग देते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, डिविडेंड बोलते थे, और जो मतलब हमारा क्या है भागफल आता था उसको क्या बोलते थे, कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट बोलते थे, और जो भाग देने के बाद यहाँ बचता था उसको क्या बोलते थे, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ही होता है बचा हुआ। इसको शेष पर भाज, भाजक, नहीं भाजक, भाज और भागफल। तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बच्चे करो तुम्हारा भाग सही है या गलत है, तो कैसे चेक करता था, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता था तो क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड बराबर क्या लिखता था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये देखा जाए तो क्या हो गया, अगर इसकी जगह हम बोले ये ए है, ये क्या हो जाए, ये आपका बी हो जाए, और ये आपका क्या हो जाए, क्यू है, और ये क्या हो जाए आपका आर है। तो क्या है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये क्या है, वहां पे आप जब ये भाग देते थे तो ये जो आपकी कंडीशन है वो हिडन रहती थी। ये क्या है, आप हर स्टेप में यही चीज के मतलब ये कंडीशन कुछ नहीं है। जब आप भाग देते थे तो हर स्टेप में बोला जाता था ना, भाग देते समय कभी भी जब घटाते थे भाग ले जाने के बाद, तो बोलते थे ना जिससे भाग पड़ रहा है उससे कभी भी क्या है आपका रिमाइंडर ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंडीशन वही है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन को मानते हुए भाग देते थे इसलिए आपका भाग यूनिक था, अगर ये कंडीशन को नहीं मानेंगे तो आपका भाग यूनिक नहीं होगा। ये बात समझने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यही कंडीशन है जो कि आप हर बार चेक करते हो कि आपका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, लास्ट में भी नहीं आना चाहिए, हर स्टेप में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये वही चीज है। तो अब बताइए क्या है, अगर आपको a बराबर b है, सॉरी a बराबर 117 है, b बराबर क्या 14 है, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट q एंड r। तो देन हाउ यू विल कैलकुलेट क्या q एंड r, इट मींस दैट क्या है, यू हैव टू क्या है, जैसा आप भाग देते थे तो क्या है यहाँ पे आपको डिवाइजर की जगह 14 ले लेंगे और डिविडेंड आपका 117 हो जाएगा, और जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका q होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। तो लेटेस्ट क्या है, डू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, आप अपने से ट्राई करते रहिए, तब से मैं हटाता हूँ। चलिए नाउ क्या है, वी आर गोइंग टू क्या है डिवाइड 117 बाई 14। तो 14 है ये, इसको 117 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या 14 8 जा 11 12 एंड 5। देखो रिमाइंडर हमारा क्या है 14 से कम आ रहा, मतलब दिस मीन्स क्या है हमारा राइट है। इसका मतलब अगर हम पुरानी तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, 117 को हम कैसा लिख सकते हैं, 14 इंटू 8 प्लस आर। ये आपका क्या हो गया a हो गया, और ये आपका b है, तो ये क्या है q हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 5, ये 5, ये हो गया आपका r। तो दिस इज क्या है योर आंसर। तो आंसर क्या मिल गया हमारे पास, आंसर हमारे को मिल गया Q बराबर जो मिलेगा आपको 8 मिला, R बराबर 5 मिला। नाउ क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एल्गोरिथम है। इसका एल्गोरिथम भी क्या होता है, जैसे आपका लेमा एक जनरेटर में था,
वैसे एल्गोरिदम भी क्या होता है, जनरल टर्म है। एल्गोरिदम का मीनिंग ये होता है, अगर एल्गोरिदम का डिफिनीशन है कि ए सीरीज ऑफ स्टेप्स followed to achieve a special task. A series of steps followed to achieve क्या है, a special task is called as क्या, is called as algorithm. अब क्या है यहाँ पे एल्गोरिदम, इनफैक्ट ये कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्राम करने के पहले, उस प्रोग्राम के पहले क्या है, एल्गोरिदम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, और ये क्या होता है, इससे कि प्रॉब्लम जो हो जाती है इजी हो जाती है। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ये भी किसी एक खास काम को करने का क्या है, स्टेप्स है, जिसको कि आप फॉलो करने से आपका वो स्पेशल टास्क हो जाएगा। आपको मतलब समझना नहीं है, ठीक है, अपने से कुछ बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है, मतलब आप वो स्टेप करिए, वो आपका काम हो जाएगा। तो एल्गोरिदम क्या होता है, कह सकते हैं किसी भी चीज को क्या है करने का क्या है, सिंपल मैनुअल तरीका है। यू हैव टू नो मतलब थिंक, मतलब आपको एकदम से मतलब किया ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उस स्टेप्स को फॉलो करिए, आपका मतलब क्या है, टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है, ये मतलब कौन सा टास्क होता है इसके द्वारा, तो इफ क्या है, वी है टू क्या है पॉजिटिव नंबर्स a and b such that क्या है, a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो देन क्या है, SCF of a b can be calculated through this एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, मैंने लिख दिया कि अगर कोई हमारे पास दो नंबर्स हैं ए बी, जिसमें कि ए बी से बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि आप देखो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो क्या है, इन्हीं इस तरह से ही दो नंबर के बीच में होता है। वैसे भी आप जब एचसीएफ निकालोगे किसी भी दो नंबर का, तो उसमें पक्का सा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो कोई भी मतलब बड़ा हो सकता है, ए और बी आप उसी हिसाब से ले लोगे, जो बड़ा होगा उसको ए बोलोगे, जो छोटा होगा उसको बी। अब ये यहाँ पे ए और ग्रेटर देन बी क्यों ले लिया, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ना, हमें सोचना नहीं है, सिर्फ इसी में सेट करना है, इस वजह से ऐसा डिफाइन कर दिया गया है। और अगर इसका क्या स्टेटमेंट देखा जाए तो कैसा है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या है ये है, नेक्स्ट देखो ये स्टेप है क्या, इफ ए ग्रेटर देन बी, देन क्या हो जाएगा, ए को क्या कर सकते हो, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ये क्या बोलता है, किसके हिसाब से, यहाँ पे कंडीशन भी होती है ना, कब ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, व्हेन आपका आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और लेस देन बी हो। और अगर आपका आर 0 हो गया, इसका मतलब बताओ ए बराबर बी क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, आर जब 0 है तो बी क्या हो गया, मतलब ए जो है बी का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब ए में बी पक्का है, तो मतलब बी से। और आप एक चीज और जानते होंगे, अगर दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ किससे ज्यादा नहीं हो सकता, जो सबसे छोटी नंबर है उससे ज्यादा कभी भी एचसीएफ नहीं ज्यादा होगा, मैक्सिमम वही नंबर हो सकती है। जैसे 2 और 4 के अगर आप एचसीएफ में अगर आप देखेंगे, ठीक है, 2 और 4 का अगर आप एचसीएफ निकालें तो क्या होगा, 2 4 के एचसीएफ में एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। 6 18 के एचसीएफ में 6 होगा, क्योंकि 6 3 18। इसी तरीके से क्या है, आपका ए और बी में अगर ए बराबर बी क्यू हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो छोटी वाली नंबर होती है वही एचसीएफ होता है। दिक्कत तब होगा कि जब रिमाइंडर क्या है आपका 0 नहीं होगा। इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0
देन वी अप्लाई क्या है, स्टेप 1 फॉर क्या है, बी एंड आर, जो अभी क्या है, अब देखो क्या है, आर आपका क्या है, छोटा है, बी बड़ा है, तो ए की जगह बी ले लेंगे और बी की जगह आर ले लेंगे। तो स्टेप क्या है, रिपीट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं है बी और आर के साथ। जब तक नहीं आएगा तब तक ये ऑपरेशन क्या है करते जाएंगे। जैसे ही 0 आ जाएगा तो जो आपका क्या है डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये छोटी क्लासेस में किया भी है, ठीक है, ठीक है। जैसे फाइंड द एचसीएफ आप क्या है 272 एंड क्या है 1032, इसको क्या करेंगे 272 से क्या करेंगे 1032 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की टेबल पढ़ेंगे किसमें 10 में, 2 5 या 10 बार तो जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन 5 7 या 35 होगा तो 3 कैरी जनरेट होगा, तो जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार लेंगे 4 जा मतलब 8 जाएगा, लेकिन 4 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो 4 7 जा क्या होगा 28 हो जाएगा, फिर कैरी आएगा 10 होगा, तो 4 भी ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या है 3 टेबल ले जाएंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 7 जा 21 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 2 8 हो जाएगा। और इसको डिवाइड मतलब घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो देखिए फिर से रिमाइंडर हमारा 0 मतलब सॉरी रिमाइंडर जो भी घटाने के बाद आया इससे कम आ रहा, तो इसका मतलब हम एश्योर हो सकते हैं कि हमारा क्या है जो क्वोशिएंट ले गए हैं सही ले गए हैं। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, ए बराबर हमारा देखो ये ए था और ये बी था, तो जब बी का क्या है ए में भाग दिए तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसी का भाग किसमें देंगे जिसके टेबल पढ़ रहे थे 272, तो कितना बार जाएगा 1 डिवाइड होगा, ठीक है। अब जब 1 बार जाएगा तो क्या हो गया 216 ही आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे, माइनस करिए कितना आएगा 6 और 6 में 7 गया 5, 56 का फिर से डिवाइड करेंगे 216 में। 5 की टेबल कितना जाएगा 4 बार जाएगा, लेकिन 4 6 जा क्या 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 3 जा बार तक जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 और 16। तो 8 48 56 1 बार 48 8 का बार 48 में फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 48। देखो प्रोसेस हम कब तक डिवाइड किए जब तक नहीं आया, तो अब देखो 8 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो 8 ही क्या है एचसीएफ। तो आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा 272 1032 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अच्छा इसका एक और भी बहुत यूजफुल मतलब क्या है, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम का क्या है, ये एचसीएफ निकालने में यूज होता ही है। इसका एक और बहुत बढ़िया यूज है कि आप ये चेक कर सकते हो कि कोई सर्टेन मतलब क्या है नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज है या कोई दो नंबर्स के बीच में अगर कॉमन फैक्टर निकालना है तो ये भी तब भी मतलब बहुत यूजफुल है। जैसे आप कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे अगर बोला जाए कि ये क्या है किसी से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको हम देखेंगे कि ऐसे तो आप ओरली नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसका ये है कि इसका दूसरा मतलब क्या है यूजफुलनेस देखेंगे। जैसे एक तो एचसीएफ निकालने में हो गया और दूसरा क्या है इसी से मतलब मिलता जुलता कंसेप्ट है, उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू आज के लिए।